चैप्टर 66। मैं भी वही सोच रही थी जो आप सोच रहे थे। माही की बात सुनकर माही को केक खिलाते हुए बोला अंडस को हम बोलो वैसे भी अब इंतजार नहीं होता। माही केक खाते हुए अपना मुंह बिगाड़ते हुए बोली अंडस को आर्दवर आप किस बेकरी से ये केक लाए हो। आर्दवर इधर उधर देखते हुए अंडस को क्यों क्या हुआ अच्छी नहीं है। आर्दवर को यूं करता देखकर माही कुछ शक होता है वो बोली अंडस को आर्दवर ये केक आपने बनाई है। आर्दव माही के हाथ में से केक खाते हुए अपना मुंह बिगाड़कर अंडस को यह इतनी कड़वी है जल भी गई है। उफ कितना मुश्किल होता है केक बनना। फिर वो माही की तरफ देखकर अंडस को वो आई एम सॉरी पता नहीं मैंने बनाकर टेस्ट नहीं किया। तुम्हारा बर्थडे खराब हो गया। फिर वो अपने हाथ को कभी अपने बालों में और कभी यूं ही घुमाने लगा। माही केक का टुकड़ा लेकर खाते हुए अंडस को हम पर मेरे लिए ये स्पेशल एस बड़ी ई केक मैंने कभी नहीं खाए। आर्दवा हंसते हुए अंडस को सच में कभी नहीं खाई होगी। माही आर्दवा के पास जाकर अंडस को हाँ इतने महंगे सैफ ने बनाए हैं। फिर माही फिर से केक खाते हुए बोली अंडस को पर इसमें एक चीज बहुत ज्यादा। आर्दवा माही के होठों पर लगती केक को खाते हुए अंडस को और वो तो क्या है मुझे तो सिर्फ कड़वी लग रही है। माही आर्दवा की आंखों में देखते हुए अंडस को एक्स्ट्रा लाओ बहुत है कुछ ज्यादा ही इतना कहकर माही आर्दवा के नाक पर केक लगा देती है। आर्दवा माही की आंखें में देखते हुए अंडस को अच्छा तो और ले लो कमी नहीं है। फिर वो केक लेकर माही के गाल से लेकर उसकी शोल्डर पर ले जाता है। माही हल्की स्माइल करते हुए आर्दवा मुझे गुदगुदी हो रही है आप प्लीज इससे आगे कुछ कहती कि आर्दवा उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। माही दो पल शॉक्ड हो जाती है फिर उसका साथ देने लगती है। माही किस करते वक्त एक हाथ में केक लेकर आर्दवा के चेहरे और बालों में लगाने लगती है। आर्दवा माही से दूर होकर उसके हाथ पकड़कर अंडस को ये क्या था। माही आर्दवा के नोज रब करते हुए टिट फॉर टैट इतना कहकर वो हंसने लगती है। आर्दवा माही के दोनों हाथ उसकी पीठ से लगाकर अपने और करीब करते हुए अंडस को तो फिर वो करो जो मैंने अभी किया हिसाब बराबर हम। माही अपने हाथ छुड़ाते हुए अंडस को आर्दवा मुझे छोड़ी ना। आर्दवा माही की आंखों में देखते हुए अंडस को कभी नहीं इतना कहकर वो फिर से माही के होठों पर अपने होंठ रख देता है। इस बार दोनों शांत थे बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी माही को कुछ याद आता है वो आर्दवा से अलग होकर इधर उधर देखते हुए अंडस को आर्दवा मुझे भूख लगी है। आर्दवा शरारती अंदाज में बोला अंडस को सच में मुझे भी लगी है भूख। माही अपनी आंखें छोटी करते हुए अंडस को मुझे खाना है आर्दवा। आर्दवा माही को झट से खींचते हुए अंडस को हाँ तो खाना तैयार है। माही आर्दवा की बातें सुनकर उसके गाल लाल हो रहे थे वो चीढ़ कर बोली अंडस को मुझे डिनर करना है सब्जी रोटी ये केक वो खाना है। आर्दवा अपने कंधे उचकाते हुए अंडस को हाँ तो मैं भी वही कह रहा था सब्जी रोटी एनीथिंग। फिर अपना मुंह खोलकर नाटक करते हुए अंडस को तुम कुछ और सोच रही थी वाइफी यू वेरी सीमलेस। ये सुनकर माही गुस्से में आर्दवा के शोल्डर पर पंच मारते हुए बोली अंडस को बेशर्म इंसान हर बार बोलते हो तुम और बातें ऐसे घुमाते हो कि सारा इल्जाम मुझ पर लगा देते हो। इतना कहकर वो आर्दवा को पंच मारे जा रही थी। आर्दवा माही का हाथ पकड़कर हंसते हुए बोला अंडस को आह माही कितना मारोई ऐसा ना अपने बर्थडे के दिन ही अपने पति की जान ले लो फिर मैं तुम्हारे बर्थडे पर दीवार। आर्दवा मुंह पर हाथ रखते हुए अंडस को कैसी बातें कर रहे हो आप। इतना कहकर वो आर्दवा के गले लग जाती है वो बोली आप ऐसी बातें नहीं करेंगे समझे आप। आर्दवा एक हाथ माही की पीठ को और दूसरा उसके बालों को सहलाते हुए अंडस को हम समझ गया। फिर वो माही के बालों पर किस करता है और दोनों अपनी आंखें बंद कर एक दूसरे में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद आर्दवा माही के कान के पास अपने होठों को उसके कान से टच करते हुए एक मधोशी सी आवाज में अंडस को माही। माही आर्दवा के ऐसा करने से उसका शरीर के रोम रोम खड़े हो गए थे वो धीरे से बोली अंडस को हम। आर्दवा के फेस पर स्माइल थी अंडस को वैसे जो तुम सोच रही थी वही मैं सोच रहा था। माही आर्दवा से झट से दूर होकर आर्दवा को मारते हुए अंडस को आर्दवा आपको आज अपने हाथ पैर तुड़वा कर ही मानेंगे। आर्दवा को माही को यूं चिढ़ाने में बहुत मजा आ रहा था। वो माही के हाथ पकड़ लेता है पर माही अभी बड़बड़ा रही थी। आर्दवा माही के होठों पर अपने होंठ रख देता है जिससे माही बिल्कुल चुप हो जाती है। आर्दवा माही को कमर पर हाथता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। माही आर्दवा से अलग होकर अंडस को आर्दवा यह आप क्या कर रहे हैं। आर्दवा माही के चेहरे को देखते हुए उसे स्टेज के पीछे बने टेंट हाउस में ले जाता है जहां एक किंग साइज बेड था। हल्की येलो लाइट पूरा डेकोरेट किया हुआ था फूलों से। आर्दवा को बेड पर लेटा कर उसके ऊपर झुककर एक हाथ से उसका गाल सहलाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला अंडस को माही हम माही आर्दवा की आंखों में देखते हुए बोली। आर्दवा आगे बोला अंडस को माही हर बार मैं तुम्हारे करीब आया हूं तो तुम नशे में थी तुम्हारी मर्जी समझकर तुम्हारे पास आया हूं पर इस बार अगर तुम्हारी मर्जी मैं पूछना चाहता हूं से माही।
अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो मैं उसे तुम्हारी ना समझूंगा। इतना कहकर वो माही के आंखों में देखने लगता है। माही आर्द्वा की आंखों में देख रही थी पर उसका दिल इजाजत दे रहा था, पर दिमाग कुछ और ही यादें याद दिला रहा था। क्या ये धोखा छुपाना ये सब आर्द्वा ने अगर सच जानकर उसे छोड़ दिया तो? पर दिल कह रहा था, इतना भरोसा नहीं है। जो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, उस पर भरोसा नहीं है। आर्द्वा माही को कुछ ना बोलता देखकर उसके गाल पर हाथ हटाकर वहां से बाहर जाने के लिए मुड़ जाता है। तभी वो मुड़कर अपने हाथ की तरफ देखता है जो माही ने पकड़ कर रखा था। माही अपने पैर मुड़कर बेंच पर खड़े होकर आर्द्वा के कंधे पर हाथ रखकर उसके कान के पास जाकर धीरे से बोली, मैं भी वही सोच रही थी जो तुम सोच रहे थे। ये सुनकर आर्द्वा के फेस पर स्माइल आ गई। वो माही को कसकर गले लगाते हुए अंडरस्को ओ माही, मेरी माही, आई लव यू माही। माही की धड़कनें भी काफी तेज हो गई थी, जिसे आर्द्वा आसानी से सुन सकता था। फिर आर्द्वा अपने होंठ माही की गर्दन पर रख देता है। जैसे ही माही को आर्द्वा के होंठ अपनी गर्दन पर महसूस होते हैं, उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। आर्द्वा माही के बालों से लेकर उसके नेक और कॉलरबोन, शोल्डर पर किस करने लगता है। अभी भी माही अपनी आंखें बंद कर देती है। फिर आर्द्वा अपने होठों को माही की पीठ पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। वहीं माही आर्द्वा की हर एक किस के साथ मदहोश हो रही थी। आर्द्वा अपने दांतों से माही की गाउन की जिप खोल देता है, उसकी ड्रेस को नीचे सरका देता है और उसे लव बाइट देने लगता है। तभी आर्द्वा माही को एक झटके में पलट देता है, तो माही का फेस अब बिल्कुल आर्द्वा के सामने था और वो अब भी आंखें बंद किए हुए थी। फिर आर्द्वा माही के होठों पर अपने होंठ रख देता है तो माही के हाथ अपने आप आर्द्वा के बालों में पहुंच जाते हैं और वो भी आर्द्वा का साथ देने लगती है। वहीं आर्द्वा का एक हाथ माही की कमर और दूसरा उसकी पिंच सहला रहा था। वो दोनों एक दूसरे को काफी डीपली किस कर रहे थे। फिर आर्द्वा माही को बेंच पर लेटा कर अपना कोट निकाल देता है और फिर से उसे किस करने लगता है। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े नीचे पड़े हुए थे। ऐसे ही दोनों अपनी प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। अगली सुबह बाहर से आती हल्की धूप माही की आंखों में पड़ती है। वो आंखें खोलकर देखती है तो आर्द्वा अभी पेट के बल लेटा था और उसकी कमर पर एक हाथ था। माही आर्द्वा के चेहरे को देखती है, वो अभी अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके बाल उसके आंखों पर आ रहे थे। माही उसके बालों को ऊपर करने लगती है। तभी आर्द्वा की आंख खुल जाती है। वो माही को देखता है जो अभी आर्द्वा के बाल को ठीक कर रही थी। आर्द्वा देखते हुए बोला, अंडरस्को मेरा एडवांटेज उठा रही है। आर्द्वा की आवाज सुनकर माही अपने हाथ हटाकर आर्द्वा की तरफ देखती है। आर्द्वा माही को अपनी तरफ खींचकर बोला, अंडरस्को ये क्या कर रही थी तुम? हम बे द वे तुम मेरे जागने पर भी ऐसा कर सकती हो, इनफैक्ट तुम्हारा साथ दूंगा, तुम चाहो तो। फिर वो माही के ऊपर आ जाता है। माही आर्द्वा को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए, अंडरस्को आर्द्वा आप बहुत बेशर्म में, नहीं हटिए मेरे ऊपर से। आर्द्वा तिरछी स्माइल करते हुए, अंडरस्को अच्छा मैं बेशर्म हूं तो फिर ठीक है, तो बेशर्मी दिखाई देते हैं। माही अपनी आंखें बड़ी हो जाती है। आर्द्वा माही की तरफ झुकने लगता है और उसके गाल पर किस कर पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। अभी वो और कुछ करता कि उसका फोन रिंग होती है, पर आर्द्वा उस पर ध्यान नहीं देता। पर थोड़ी देर बाद फिर से आर्द्वा का फोन बजता है। आर्द्वा को आज फोन करने वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था। माही अपने होठों को दबाकर अंदर ही अंदर आर्द्वा की हालत पर हंस रही थी। वहीं आर्द्वा माही के ऊपर से हटकर अपना फोन उठाता है। माही वहां पड़ा आर्द्वा का शर्ट पहन लेती है। आर्द्वा फोन पर बात करके माही से बोला, जल्दी करो हमें घर जाना है। माही कंफ्यूजन से, अंडरस्को आर्द्वा क्या हुआ, सब ठीक है ना? आर्द्वा माही के गाल पर हाथ रखकर, अंडरस्को हाँ सब ठीक है, बस एक जरूरी काम है, फिर हम कहीं चलेंगे। माही बेंच पर से खड़ी होते हुए, अंडरस्को हम मंदिर चलेंगे। आर्द्वा माही को देखकर स्माइल करते हुए, अंडरस्को हम बिल्कुल चलेंगे। माही खुद को देखते हुए, अंडरस्को पर आर्द्वा मैंने तुम्हारी शर्ट पहनी है। वो गाउन की तरफ इशारा करते हुए, अंडरस्को ये तो पूरी केक वाली हो गई है। आर्द्वा भी शर्ट लेंस था। वो माही का हाथ पकड़कर चलते हुए, अंडरस्को कोई बात नहीं, कार के ग्लास ब्लैक है। ये सुनकर माही चैन की सांस लेती है और वो दोनों कार में बैठकर विला के लिए निकल जाते हैं। विला पहुंचकर आर्द्वा फ्रेश होकर अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है तो माही उसे डांटते हुए, अंडरस्को आर्द्वा पहले कुछ खा लो, मैंने यहाँ मंगवा लिया है। चलिए माही आर्द्वा के पास जाने लगती है तो आर्द्वा लैपटॉप बंद कर देता है और माही को अपनी गोद में बैठा देता है। माही उठने की कोशिश करती है तो आर्द्वा उससे कसकर पकड़ लेता है और प्लेट लेकर उसमें पहले माही को खिलाकर खुद भी खाने लगता है। थोड़ी देर में खाना खत्म हो जाता है तो माही खड़े होने जाती है तो आर्द्वा अपनी पकड़ और कस लेता है। माही आर्द्वा की तरफ कंफ्यूजन देखकर, अंडरस्को अब क्या है आर्द्वा? तो आर्द्वा बोला, अंडरस्को मेरा स्वीट देना भूल रही हो। माही अभी कंफ्यूजन थी तो आगे बढ़कर माही के होठों पर पिक किस लेकर बोला, अंडरस्को ये रहा हम टेस्टी स्वीट।
ये सब देखकर माही के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी उसके फोन पर मैसेज टोन सुनाई देती है। वो आर्द्वा के गोंद से खड़ी हो जाती है और अपने फोन को लेकर प्लेट लेकर बाहर चली जाती है। बाहर वो कल्पा ताई को प्लेट देकर अपना फोन देखने लगती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। चैप्टर 67 इश्क की सनक, इश्क का पागलपन। माही अपने फोन को घूर रही थी, उसमें वंश का मैसेज था। वो मैसेज पढ़ना तो नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे डिलीट करने जाती है तो तभी गलती से मैसेज ओपन हो जाता है। फिर उसकी नजर अपने आप ही मैसेज पर चली जाती है। वो पढ़ने लगती है, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। ओ गुस्सा आ रहा है, पर वो तो कोई और डिजर्व करता है। तुम्हारा भरोसा भूल गई मिस्टर शैडो, उसे मिलना चाहोगी। ये सब पढ़ते हुए माही घबरा रही थी। वो आगे पढ़ती है, अंडरस्को तुम्हारे पति आर्द्वा सिंह राठौड़ उसके विला में। उसकी स्टडी रूम तो देखी ही हो गई। वहां लेफ्ट साइड में कोने में एक बुक है, बुक का नाम है याद आ गया, द वे ऑफ लव। वहां मिलेगा तुम्हारा ट्रस्ट, भरोसा, पुराना प्यार, जो भी तुम कहती हो। एंड लास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर डार्लिंग। माही मैसेज पढ़कर उसके दिमाग में कई सारे सवाल घूमने लगे। वो मन ही मन सोच रही थी, अंडरस्को वंश को कैसे पता स्टडी रूम के बारे में, और मिस्टर शैडो स्टडी रूम में। क्या करूं, स्टडी रूम में जाकर देखूं, पर आर्द्वा को बताए बिना। वो यही सब सोचते हुए उसके पैर अपने आप ही स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं आर्द्वा लैपटॉप पर लंदन की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। वो माही को इन सब से दूर रखना चाहता था, इसलिए उसे कुछ नहीं बताया था। वो माही की हरकतें और वंश की हरकतें देख रहा था और उसकी आंखें सर्द हो रही थी। उसे इतना तो समझ गया था कि माही वंश को जानती है, पर वो इतना डर क्यों रही थी। वो वीडियो को जूम कर उसके होठों के मूवमेंट को समझने की कोशिश कर रहा था। वो किसी को कॉल करके बोला, अंडरस्को मुझे मिस्टर खाना चाहिए। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। वहीं माही स्टडी रूम में लेफ्ट साइड के कोना में देखती है तो सच में वहां पर वो बुक थी, द वे ऑफ लव। माही पहले तो उसे निकालने जाती है, पर तभी उसके हाथ रुक जाते हैं। वो खुद से बोली, अंडरस्को आर्द्वा पर इतना भरोसा नहीं है तुझे? एक बार उसे पूछ, हाँ आर्द्वा को वो सब बता देंगी। इतना कहकर वो अपने कदम पीछे लेने लगती है कि तभी उसके पैरों में कुछ आता है। वो गिरने को होती है तो कुछ पकड़ने जाती है तो वो बुक उसके हाथ में आ जाती है और वो धड़ाम कर गिर जाती है। वो अपने मुंह पर हाथ रख देती है, वहीं उसकी चिक अंदर ही रह जाती है। माही खड़ी होकर वो बुक रखने जाती है कि तभी उसे वहां एक रेड बटन दिखाई देता है। माही उसे 2 पल देखती है, फिर उसे दबा देती है। वो बटन दबाते ही साइड की दीवार में जगह होने लगती है। वहीं आर्द्वा के फोन पर नोटिफिकेशन टोन बजती है। आर्द्वा उसे देखकर तुरंत खड़ा हो जाता है और स्टडी रूम की तरफ भागने लगता है। वो यही सोच रहा था कि वहां माही ना हो। यही माही दरवाजे को देखकर अंदर चली जाती है, पर अंदर का नजारा देखकर वो जम जाती है अपनी जगह पर। उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चारों तरफ अपना चेहरा घुमाती है। सामने माही की फोटो थी, येलो अनारकली सूट पहनकर रखा था और फूलों की तरफ देख रही थी। बड़ी ही कई सारे फोटोज थे और उस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे ये तो पता था कि उसकी यह फोटो 3 साल पहले की थी, दिल्ली वाली। तभी उसे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। माही पीछे पलटकर देखती है तो वहां आर्द्वा खड़ा था। माही को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आर्द्वा को देखकर सपाट लहजे में बोली, अंडरस्को मिस्टर शैडो। आर्द्वा माही के पास आनते हुए, अंडरस्को माही में तुम्हें बताने ही वाला था, तुम्हारा। माही अपना हाथ दिखाते हुए रोकते हुए, अंडरस्को यू चीटे में अगेन मिस्टर शैडो, नो मिस्टर राठौर। फिर वो थोड़ी ऊंची आवाज में रोते हुए, अंडरस्को कल तक मैं ये गिल्ट लेकर घूम रही थी कि आपको कुछ पता नहीं है मेरे बारे। मैं आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रही हूँ। फिर वो अपने हाथों से आर्द्वा की तरफ इशारा करते हुए, अंडरस्को पर नहीं, यहाँ तो आप मुझसे सच छुपा रहे थे, मेरा भरोसा तोड़ा, आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की, और मैं ये सोचकर बैठ गई कि आप मुझसे प्यार करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, आप मुझे जानते थे आर्द्वा। फिर वो आर्द्वा के पास जाकर उसका शर्ट पकड़ते हुए, अंडरस्को आपने मुझे वो नाम दिया था जो किसी ने किसी को नहीं दिया था, मिस नेचर, एक 10 साफ। तो फिर क्यों भरोसा नहीं किया मेरा? मुझे छोड़कर चले गए जब मुझे आपकी जरूरत थी। आर्द्वा अपनी आंखें बंद कर बोला, अंडरस्को ऐसा नहीं था माही, मुझे तुम पर भरोसा है, उस वक्त मेरे साथ। तभी माही बीच में ही आर्द्वा से दूर होते हुए, अंडरस्को नहीं है आपको मुझ पर भरोसा, नहीं प्यार, सब झूठ है। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था। 1 साल तक अपने फोन को देखती रही थी कि शायद एक बार फोन करे तो मैं आपको सफाई दूं। नहीं, पर आपने एक बार भी फोन नहीं किया। पर जब अचानक मैं सामने आए तो शादी कर ली जबरदस्ती। क्योंकि शादी? हाँ, जब भरोसा नहीं था, 3 साल पहले छोड़ दिया था। आर्द्वा माही के पास जाकर, अंडरस्को माही तुम मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें बताने वाला था मेरे साथ उस दिन। माही अपने आंसू पोंछते हुए, अंडरस्को मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, ना ही आपको देखना चाहती हूँ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है तो आर्द्वा उसका हाथ पकड़कर सर्द आवाज में, अंडरस्को कहाँ जा रही हो तुम?
माही अपना हाथ छुड़ाते हुए अंडरस्को जहां भी जाऊं पर आपसे बहुत दूर, अब मैं यहाँ। तभी आर्द्व बीच में ही माही को अपनी तरफ खींचकर बोला, अंडरस्को तुम कहीं नहीं जाओगी। यह मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कि तुम चाहो तो भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। माही आर्द्व को घूरते हुए, अंडरस्को ओ तो अब क्या करेंगे, मुझे कमरे बंद कर देंगे या फिर जंजीरों बांध लेंगे? वैसे ये भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे जैसी पागल कहीं और नहीं मिलेगी जो आप सामने होते हुए भी पहचान ना सकी। आर्द्व माही की आंखों में देखते हुए, अंडरस्को माही सेट अप योर माउंट, मेरी बात सुन लो फिर अपनी यह बकवास करना। माही आर्द्व की आंखों में देखते हुए, अंडरस्को फिर से कोई बहाना, मुझे नहीं सुननी आपकी बात और ना ही मैं यहाँ एक पल रोकने वाली, अगर आपने मुझ पर एक पल भी भरोसा या प्यार किया हो तो आप मुझे नहीं रोकेंगे। इतना कहकर वो आर्द्व से अपना हाथ छुड़ा देती है और आर्द्व उसे जाने से नहीं रोकता। तभी आर्द्व का फोन बजता है, वो फोन देखता है, ऑन कॉल। तो सामने से आवाज आए, अंडरस्को सर, मिस्टर खन्ना हमें नहीं मिल रहे, पर उनकी कार आपके घर की तरफ आ रही है। ये सुनकर आर्द्व तुरंत वहां से भागता है। वहीं माही रोते हुए विला से बाहर निकल गई थी और वो भाग रही थी, तभी एक कार रुकती है और उसमें से दो हटे कटे लोग निकलते हैं और उसे पकड़कर उसे क्लोरोफॉर्म सुनकर कार में बैठा देते हैं। आर्द्व उनके पास आता उसे पहले ही कार चल पड़ती है, तो वो अपनी कार की तरफ जाकर अपनी कार लेकर उस कार का पीछा करने लगता है। आर्द्व पुलिस कमिश्नर को फोन कर सारे रोड ब्लॉक करवा देता है। वहीं वो दो लोग वंश को कॉल करते हैं, ऑन कॉल। उनमें से एक बोला, अंडरस्को बॉस, घर के आगे से उठाया है आपने और वो अब हमारे पीछे हैं, कुछ ही देर में पुलिस भी हमारे पीछे होगी, क्या करें बॉस अगर पकड़ा गए तो? वंश फोन में ही हंसते हुए बोला, अंडरस्को प्लान बी, कार घुमा। वो दूसरा लड़का कार टर्न कर देता है। आर्द्व ये देखकर अपनी कार साइड कर देता है, क्योंकि कार में माही थी। उतने में ही वहां एक जैसी चार कार आ जाती है, जिसे देखकर आर्द्व कंफ्यूजन हो जाता है, पर उसे कार का नंबर याद था। वो भी अपनी कार टर्न कर देता है और उस गाड़ी के पीछा करने लगता है और थोड़ी ही देर में फाइनली वो पुलिस की मदद से उस कार को पकड़ लेता है और कार रोककर उस कार में जाकर देखता है तो वहां माही नहीं थी, वहां सिर्फ वो दो आदमी थे। आर्द्व माही को वहां ना देखकर एक जोरदार पंच एक आदमी के मुंह पर मारते हुए गुस्से में, अंडरस्को माही कहा है। तभी वो आदमी दर्द से कराहते हुए अपना फोन दिखाता है। आर्द्व एक पल फोन को घूरता है, फिर वो फोन लेकर उस आदमी को छोड़ देता है। आर्द्व फोन अपने कान से लगाकर गुस्से में बोला, अंडरस्को माही कहा है, वंश। वंश चौंकने का नाटक करते हुए, अंडरस्को ओ वो सारा सस्पेंस बिगाड़ दिया। पहले मैं हंसता, तुम्हें ये पता करवाता मैं कौन हूं, फिर जाकर मैं कहता मैं वंश खन्ना, तब जाकर। आर्द्व ये सब अपनी आंखें बंद कर सुन रहा था। वो अपनी आंखें एक झटके में खोलकर अपने दांत पिसते हुए, अंडरस्को बता दे कि माही कहा है, शायद तेरी मौत ज्यादा दर्दनाक ना हो। वंश डरने का नाटक करते हुए, अंडरस्को ओ मैं तो डर गया, बच्चा समझा है मुझे, वो मेरी है अब, और हाँ शादी की फोटो जरूरत भेजूंगा, तूने तो भेजी ही नहीं थी मिस्टर शैडो। आर्द्व गुस्से में बोला, अंडरस्को तू चाहता क्या है? वंश हंसते हुए बोला, अंडरस्को माही, और सुन मेरे आदमी को छोड़ दे, नहीं तो आई डोंट नो कि माही के साथ में क्या कर जाऊं। इस वक्त वंश एक साइको लग रहा था, एक पागल सनकी इंसान जिसे ये तक नहीं पता था कि वो अपने पागलपन के चलते क्या कर रहा है। आर्द्व अपना सर टेढ़ा कर, अंडरस्को अगर तेरे अंदर इतना पागलपन है जो तुझसे प्यार नहीं करती, तो फिर मेरे अंदर कितना होगा जिससे वो इतना प्यार करती है। आज इश्क की सनक पागलपन देख ले। नाउ बैक टू माई कैरेक्टर, आर्द्व सिंह राठौड़ को देख, बहुत रह लिया शरीफ बनकर, अब शैतान बनते हैं। वंश हंसते हुए, अंडरस्को ओ आई एम वेटिंग फॉर यू, देखता हूँ कैसे ढूंढ पाता है तो मुझे, इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। वो पीछे पलटकर देखता है तो वहां विराज, अनु, लक्ष्य और रोहित खड़े थे। उन सबने आर्द्व की बात सुन ली थी। अनु को आर्द्व की लाल आंखें, गुस्से भरा चेहरा देखकर डर लग रहा था। वो धीरे से विराज के पीछे हो जाती है। वहीं विराज कुछ बोलता उसे पहले ही लक्ष्य सिटी बजाकर बोला, अंडरस्को वाह भाई क्या डायलॉग मारा है। फिर वो आर्द्व की एक्टिंग करते हुए, अंडरस्को नाउ बैक टू माई कैरेक्टर, आर्द्व सिंह राठौड़ बहुत। वो आगे कुछ कहता कि एक जोरदार पंच उसके मुंह पर पड़ता है। लक्ष्य के मुंह से निकलता है। वो सामने देखता है तो आर्द्व उसे घूर कर देख रहा था। विराज आर्द्व के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अंडरस्को आर्द्व तू छोड़ इसे, अब क्या करना है ये सोच, माही को कैसे ढूंढे गए। आर्द्व लक्ष्य को घूरते हुए विराज की तरफ देखता है और वहां से कमिश्नर के पास चला जाता है। वहीं अनु लक्ष्य को घूरते हुए, अंडरस्को तुम्हें समझ नहीं आता क्या, इतनी सीरियस सिचुएशन में भी तुम्हें सिटी बजाना याद आ रहा था। उस बेताल वंश का सारा गुस्सा तुम पर निकल जाता, जीजू तुम्हारा कचूबा बना देते, चल अब। लक्ष्य अपना नाक पर हाथ रखते हुए अनु के साथ चलते हुए, अंडरस्को भाई को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा मैंने,
आज तो बाल बाल बच्चा गया, थैंक यू भगवान जी बचा लिया। तभी अनु बोली अंडरस्को भगवान जी को नहीं, विराज को थैंक्स बोल। लक्ष्य अनु को अलग नजरों से घूरते हुए अंडरस्को आजकल बड़ी चापलूसी कर रही विराज भाई की, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में। अनु लक्ष्य के सर पर मारते हुए अंडरस्को अभी माही पर फोकस कर, मेरे दिमाग को छोड़। लक्ष्य हाँ में सर हिला देता है, वो सबके पास चले जाते हैं। चैप्टर 68 गोली किसे लगी। आर्द्व कमिश्नर से बात कर रहा था। कमिश्नर परेशान होते हुए अंडरस्को मिस्टर राठौर आपके यहाँ का सीसीटीवी कैमरे वर्क नहीं कर रहा, कल रात के 2 बजे से इससे बंद कर दिया गया है। तभी विराज बोला अंडरस्को पर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ Z+ सिक्योरिटी है, यहाँ आकर कैमरास बंद करना इम्पॉसिबल। तभी आर्द्व सकत लहजे बोला अंडरस्को ये किसी अंदर वाले का काम है। फिर वो बोला अंडरस्को रोहित। रोहित झट से बोला अंडरस्को जी सर। आर्द्व रोहित की तरफ देखकर अंडरस्को मुझे वंश की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और विला के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करो। फिर वो कमिश्नर की तरफ देखता है। रोहित ओके कहकर चला जाता है। कमिश्नर लैपटॉप की स्क्रीन शो करते हुए अंडरस्को सर यहाँ से हाईवे की सीसीटीवी फुटेज है जहाँ वो बाकी कार अलग अलग साइड्स गई है और हमें पता नहीं है कि कौन सी कार में मिसेस राठौर है। हमने रोड ब्लॉक कर दिए हैं, थोड़ी ही देर में वो कार को पकड़ लेंगे। आर्द्व कुछ सोचते हुए अंडरस्को यह वंश इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता, उसकी कोई मदद कर रहा है। एक अंधेरे कमरे जहां येलो लाइट जल रही थी, वहां चेयर पर रस्सी से किसी को बांधा हुआ था, उसे कोई मुंह पर पानी छिड़क रहा था, चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। एक इंसान हंसते हुए गा रहा था अंडरस्को तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, जाने कब से है। वो इंसान होश में आने लगता है। फिर वंश बोला अंडरस्को डार्लिंग हैप्पी बर्थडे। तभी माही अपनी आंखें खोल देती है, उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आसपास नजरें फेरने लगती है पर कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। उसे अब बहुत डर लग रहा था। वो सामने बैठे वंश को देखती है और उसकी आंखें नफरत से भर जाती है। वो बोला ना चाहती थी पर उसने मुंह पर कपड़ा बांध हुआ था, उसकी दबी दबी आवाज आ रही थी अंडरस्को वो अपने हाथ पैर हिला रही थी। और यह सब देखकर वंश जोर से हंसते हुए अंडरस्को क्यों कोशिश कर रही हो तुम, एक बार तुम्हें जाने दिया ताकि तुम्हें पता चले वो आर्द्व तुम्हें धोखा दे रहा है, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। माही अब अपनी कोशिश बंद कर देती है, उसकी आंखों से अब आंसू निकल पड़ते हैं। वंश माही के आंसू पोंछने जाता है, वो माही अपना मुंह दूसरी तरफ कर देती है। वंश ये देखकर उसे गुस्सा तो बहुत आया पर वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए बोला अंडरस्को कोई बात नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है और इसीलिए हम आज शादी कर रहे हैं, फिर तो मैं तुम्हें हक से छू सकता हूँ। ये सुनकर माही की आंखें बड़ी हो जाती है, वो अपना सरना में हिलाते हुए रोने लगती है। वहीं वंश किसी को बुलाता है और उसे पास से एक रेड दुपट्टा लेकर माही को ओढ़ा कर बोला अंडरस्को परफेक्ट। फिर वो माही के हाथ खोलने लगता है और उसका मुंह से पट्टी हटाते हुए अंडरस्को अगर तुमने कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें कही तो फिर मुझे मत कहना वंश तुमने ऐसा क्यों किया। इतना कहकर वो माही के मुंह से पट्टी निकाल देता है। अब चलें। माही मुंह खोलते हुए बोली अंडरस्को मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, छोड़ो मुझे। आज माही को आर्द्व और वंश दोनों पर गुस्सा आ रहा था, वो उसे नफरत भरी नजरों से देख रही थी। वंश को अब गुस्सा आ रहा था, वो माही का गला पकड़ते हुए अंडरस्को नजरें नीचे रखो, 3 साल पहले तुम्हें आर्द्व ने बचा लिया था। ये सुनकर माही हैरानी से वंश की तरफ देखती है। वो बोली अंडरस्को मुझे उस वक्त आर्द्व ने बचाया था। फिर उसे आर्द्व की सुबह की बात याद आती है। वो कुछ कहना चाहता था पर मैंने उसकी एक ना सुनी। वंश हंसते हुए बोला अंडरस्को पछता रही हो बट कोई फायदा नहीं है, और अब से तुम मेरी हो तो मेरे सिया किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया डार्लिंग। हम माही वंश को घूर रही थी, तभी वहां एक इंसान आता जिसे देखकर माही चौंक जाती है। वहीं आर्द्व के विला पर कास पकड़ी गई थी पर उसमें माही नहीं थी और आर्द्व पागल हो रहा था। वहीं रोहित आनते हुए अंडरस्को सर यह सारी इन्फॉर्मेशन वंश की और सीसीटीवी फुटेज में से। तभी आर्द्व बीच में ही बोला अंडरस्को वंश के बारे कुछ खास। रोहित फाइल पढ़ते हुए बोला अंडरस्को सर वंश खन्ना के पिता यानी विशाल खन्ना है, उनकी कंपनी में कोई इश्यू होने से उनकी पत्नी रेवा और उनके के बीच बहस हुई थी और उसमें उनकी मौत हो गई, ऐसा कई जगह लिखा है। और अभी वंश की बहन है नैना खन्ना जो फिलहाल इंडिया में नहीं है। आर्द्व कुछ सोचते हुए अंडरस्को विशाल खन्ना, वो लक्ष्य से बोला अंडरस्को लक्ष्य जल्दी से डेट को फोन कर इस विशाल खन्ना के बारे में पूछ। लक्ष्य हाँ मैं सर हिलाकर वहां से चला जाता है। तभी रोहित बोला अंडरस्को सर विला के सीसीटीवी में मुझे रामखू पर शक है। इतना कहकर वो अपना लैपटॉप लेकर रामखू की सारी एक्टिविटी दिखाने लगता है। वहीं उस कमरे में माही उस इंसान को देख रही थी, वो धीरे से बोली अंडरस्को रामखू तुम इसके साथ हो। तभी वंश हंसते हुए कहा अंडरस्को पैसा सब खरीद लेता है,
डार्लिंग, ये भी कब तक बॉडीगार्ड बनता फिरेगा, इसे भी तो हमारे जैसी लग्जरी लाइफ जीने का शौक है और वो पैसों से मिलती है। तभी माही रामखू देखकर अंडस को आर्द्र के साथ गद्दारी की तुमने, वो तुम्हें अपने भाई के जैसा मानते हैं, और कल्पा ताई तुम्हारी माँ क्या सोचेगी, तुम्हें रहने के लिए घर नो। तभी रामखो बीच में ऊंची आवाज में, अंडस्को पर मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, एक नौकर का बेटा नौकर ऐसा नहीं हो सकता, समझी। तभी वंश रामखू का गला पकड़कर, अंडस्को अपनी आवाज नीचे रख, मुझे ज्यादा शोर करने वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, और स्पेशली मेरी डार्लिंग से नहीं, समझ गए। रामखू धीरे से हाँ मैं सर हिला देता है। वंश उसका गला छोड़ देता है और माही को लेकर बाहर निकल जाता है। माही अपना हाथ छुड़ाते हुए, अंडस को छोड़ो मेरा हाथ, कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे। तभी वो सामने देख और डर जाती है। वहां सामने पंडित जी बैठे हुए थे जिनके सर पर बंदूक तान रखी थी। माही घबराए हुई आवाज, अंडस को नहीं वंश ऐसा मत करो, आई एम ऑलरेडी मैरिड, छोड़ो मुझे। वंश जबरदस्ती माही को बैठाते हुए बोला, अंडस को चुपचाप बैठो तुम, नहीं तो पहले ये पंडित जाएगा और फिर तुम, इतना कहकर वो इशारा करता जिससे देखकर एक आदमी माही के सर पर बंदूक तान देता है। माही बहुत डर जाती है, वो रोते हुए मन ही मन आर्द्वा को याद करती है कि कहीं से वो आ जाए बस। वंश सख्त लहजे में, अंडस को पंडित जल्दी मंत्र पढ़ना, फालतू टाइम वेस्ट किया तो जान से जाएगा। पंडित भी बहुत डरा हुआ था, वो हाँ में सर हिला देता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है। तभी बाहर गोली चलने की आवाज आई, जिससे सुनकर वंश गुस्से से भर गया। वो अपने आदमी को इशारा करता है, वो खुद से ही बोला, अंडस को ये कहां से आ गया। माही के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, वो बोली, अंडस को आर्द्र। इतना कहकर वो खड़े होने गई कि वंश उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर रूम की तरफ ले जाने लगता है। माही अपना हाथ छुड़ा रही थी पर वंश के आगे उसकी एक नहीं चल रही थी। वो अंदर जाकर माही को पटक देता है, जिससे माही सीधा एक टेबल से टकरा गई। उसके मुंह से एक चीख निकल गई और उसे के सर और होठों के कोनों से खून निकलने लगता है। वंश माही के पास जाकर उसके बाल पकड़कर, अंडस को मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और प्यार में कुर्बान होना पड़ता है, इतना कहकर वो माही के सर पर बंदूक तान देता है। माही अपनी आंखें बड़ी हो जाती है, वो धीरे से बोली, अंडस को तुम पागल हो गए हो वंश, यह क्या कर रहे हो। तभी वंश बंदूक का तिगर दबाते हुए, अंडस को मैं पागल ही था, इतना कहकर वो तिगर छोड़ देता है और वहीं माही अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। वहीं वंश का हाथ ऊपर की तरफ था, वो गुस्से पीछे पलटने जाता है कि उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ता है। माही अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली, अंडस को आर्द्र। आर्द्र वंश को पंच पे पंच मार रहा था, वो उसे छोड़कर माही के पास जाता है। माही आर्द्र को देखकर उसे कसकर गले लगा देती है और जोर जोर से रोने लगती है। आर्द्र माही के बालों पर किस करते हुए उसका सर सहलाते हुए, अंडस को मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। माही हद से ज्यादा डर गई थी, वो बस रोए जा रही थी। तभी वंश खड़ा होता है, अपनी बंदूक लेकर आर्द्र पर तान देता है और आर्द्र की तरफ गोली चला देता है। ये देखकर माही तुरंत आर्द्र को धक्का दे देती है। आर्द्र कुछ समझ पाता कि उसे पहले ही माही को गोली लग जाती है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और सबको पकड़ लेती है। माही के मुंह से एक शब्द निकला है, अंडस को आर्द्र, और माही की आंखें भी बंद हो रही थी। आर्द्र माही को गिरने से पहले पकड़ लेता है। माही अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था, वहां से खून निकल रहा था। आर्द्र माही को यूं देखकर बहुत डर गया था। वो माही को गले लगाते हुए, उसके आंखों में से आंसू निकल रहे थे। वो बोला, अंडस को माही, तुमने यह क्या किया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आर्द्र माही को देखकर उसे गोद में उठाते हुए, अंडस को माही, माही अपनी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इतना कहकर वो बाहर निकलने लगता है। वहीं विराज और लक्ष्य माही को यूं देखकर बहुत घबरा जाते हैं। लक्ष्य तुरंत ही कार की तरफ भागता है। विराज कार की पिछली सीट का दरवाजा खोल देता है। आर्द्र माही को लेकर बैठ जाता। लक्ष्य वहां से कार भगा देता है। यह एक फार्म हाउस था और शहर से थोड़ा ही दूर था। वहीं विराज उनके साथ नहीं गया था, उसे अभी कुछ और काम करना था। कार में माही की आंखें बंद हो रही थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था। आर्द्र माही का गाल पर हाथ रखकर, अंडस को माही अपनी आंखें खुली रखो, बस थोड़ी देर और प्लीज। माही आर्द्र के गाल पर अपना खून से लथपथ हाथ रखते हुए बोली, अंडस को आर्द्र, आह, मेरे अगले बर्थडे पर मेरी तस्वीर से। आर्द्र माही का हाथ पकड़कर माही को डांटते हुए, अंडस को चुप, अब कुछ नहीं बोलोगी तुम, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपना 60 बर्थडे भी मेरे साथ मनाना है। माही स्माइल करते हुए बोली, अंडस को अभी बात कर लो। आह, मैं बहुत खुश हूं कि मैं री तुम्हारी गोद में तुम्हें देखते हुए मेरी सांसें रुके, इतना कहकर वो तेज तेज सांसें लेने लगती है। आर्द्र डरते हुए, अंडस को है माही, हम पहुंच गए हैं। फिर वो लक्ष्य से अंडस को कार की स्पीड बढ़ा। लक्ष्य हाँ मैं सिर हिलाकर कार तेज कर देता है। उसके आंखों में भी आंसू से भरी थी।
वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। माही की सांसें अब धीमी हो रही थी, खून काफी हद तक बह चुका था। वहीं आर्द्र माही की यह हालत नहीं देख पा रहा था। ये तीसरी बार माही को ऐसी हालत में देख रही थी। हर बार उसकी वजह से कुछ ना कुछ हुआ था, और इस बार तो उसे बचाने में ही माही ने अपनी बलि चढ़ा दी थी। जारी है, देखते हैं आगे क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वैसे कल मैं अंबामा के दर्शन करने के लिए गुजरात में अंबाजी माँ के मंदिर चल के जाने वाले हैं। माही के लिए प्रार्थना करोगी। चैप्टर 69 वंश की सच्चाई एडी हेल्थ हॉस्पिटल। माही औरती में थी। डॉक्टर अमन एंड डॉक्टर सुजा ऑपरेशन कर रहे थे। आर्दुअर ओटी के बाहर बेंच पर बैठा हुआ था, उसका सर झुका हुआ था। वो थोड़ा थोड़ा कांप रहा था। वहां पर अनु, लक्ष्य और रोहित भी खड़े थे। वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि उन सबने माही की हालत देखी थी। आर्दुअर के पास जाकर कोई उसके सर पर हाथ रखता है, जिसे महसूस कर आर्दुअर अपना चेहरा ऊपर करता। आर्दुअर का चेहरा देखकर सब लोग हैरान थे। वो थोड़ा डरावना लग रहा था। उसका चेहरा आधे चेहरे पर खून लगा था। उसकी आंखें लाल थीं, कुछ गुस्से की वजह से तो कुछ अपने आंसू को बहने को रोकने के लिए। आर्दुअर उस इंसान को एकटक देखे जा रहा था। आर्दुअर धीरे से बोला, अंडरस्कोर माही। करणजी की आंखें नम थी। वो आर्दुअर के पास बैठ जाते हैं। वो रुंधे गले से बोले, अंडरस्को सब ठीक हो जाएगा। फिर वो थोड़ा रुककर, अंडरस्को आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ है। ये सुनकर आर्दुअर उनकी तरफ देखे बिना ही बोला, अंडरस्को क्या हुआ था डैड? विशाल खन्ना से क्या रिलेशन है आपके? करणजी को जब लक्ष्य ने फोन पर सारी बात सुनकर वो यही आगे। करणजी ने बोले, अंडरस्को मैं और रेवा साथ में पढ़ाई पूरी की थी। बचपन से हमारा रिश्ता अच्छा था। मैं पढ़ाई पूरी होने पर भाई साहब के साथ काम करने लगा और रेवा की शादी विशाल खन्ना से हुई थी। विशाल ने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया था। शुरू में उसकी कंपनी ग्रो कर रही थी। मैंने अपनी तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब से कहकर दिया था, पर वो ज्यादा पैसे कमाने के लालच में कंस्ट्रक्शन साइट पर सारा रो माल यूज किया था। वो बिल्डिंग 2 साल में गिर गई थी। रात को समय होने की वजह से वहां करीब 20/25 गार्ड्स की मौत हो गई थी। भाई साहब ने सारी फाइल्स चेक किया तो उन्हें पता चला कि विशाल खन्ना ने ये सब किया था। भाई साहब सारा बयान कोर्ट में जमा करवा दिए। जी सेज उनकी कंपनी बैंड हो गई। वो लोग सड़क पर आ गए थे। रेवा को जब ये पता चला तो उससे विशाल के बीच बहुत बहस हुई और उनके बेटा वहीं था और उसके सामने विशाल ने रेवा का खून कर दिया था। इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ। सारा कुछ पैसों दबा दिया गया, पर वंश जैसे जैसे बड़ा होता गया तो विशाल ने राठौड़ के लिए जहर भर दिया था, और आज मेरा एक भरोसा करने का ये नतीजा है। ये सब सुनकर सब शॉक्ड थे, पर आर्दुअर को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसे बस अपनी माही से फर्क पड़ता था कि उसकी माही की इन सब से क्या लेना देना, और आज वो मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रही थी। तभी वहां विराज आता है। वो आर्दुअर के पास जाकर बोला, अंडरस्को वो हमारे पास है। आर्दुअर बस हाँ में सर हिला देता है। तभी औरती का डोर ओपन होता है। आर्दुअर तुरंत खड़ा हो जाता है। अंदर से अमन बाहर आता है। वो बोला, अंडरस्को आर्दुअर माही को ब्लड की जरूरत है। एक बोतल चढ़ा दी है मगर और जरूर है। आर्दुअर तुरंत बोला, अंडरस्को मेरा और माही का ब्लड ग्रुप सेम है। अमन हाँ में सर हिलाते हुए, अंडरस्को ग्रेट चल। आर्दुअर उसके साथ अंदर चला जाता है और माही के पास के बेंड में लेट जाता है। आर्दुअर का खून डायरेक्ट माही के बॉडी के अंदर जा रहा था। थोड़ी देर में खून देने के बाद अमन आर्दुअर के पास जाकर बोला, अंडरस्को आई एम सॉरी। ये सुनकर तो आर्दुअर की धड़कनें तेज हो गई। उसके अंदर अलग ही कपारी उसके शरीर में दौड़ने लगी थी। आर्दुअर अमन का कॉलर पकड़कर गुस्से में लाल होते हुए, अंडरस्को क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी माही को कुछ नहीं हो सकता, वो मेरी माही है। अमन आर्दुअर का हाथ अपनी कॉलर से छुड़ाते हुए, अंडरस्को क्या कर रहा है? आर्दुअर मेरी बात तो सुन, माही बिल्कुल ठीक है। मैं तो तुम्हें इस बात पर सॉरी बोल रहे था कि मैं तेरी मदद करने नहीं आ सका था। आर्दुअर गुस्से में अमन का कॉलर छोड़ते हुए, अंडरस्को तेरा सॉरी तो अपने पास रख और निकल मेरे सामने से, नहीं तो तेरा तो ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर अमन तुरंत वहां से चला जाता है। माही को वार्ड में स्विफ्ट कर दिया था। उसे अभी तक होश नहीं आया था। अमन ने कह दिया था कि माही को 2 घंटे बाद होश आएगा। आर्दुअर विराज को देखकर, अंडरस्को माही को होश में आने से पहले किसी और को होश से बेहोश करना है। आर्दुअर वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा देता है और यश भी आ गया था। अनु ने उसे सब बता दिया था। विराज हॉस्पिटल में ही रुका था। आर्दुअर और लक्ष्य आर्दुअर के फार्म हाउस पर जाते हैं। फार्म हाउस पहुंचते हैं तो किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो दोनों एक रूम में जाते हैं। वहां पर 2 इंसान को बांध रखा था। एक के चेहरे पर कपड़ा बांधकर उससे चेहरे को झुकाकर उसके मुंह पर गर्म पानी डाल रहे थे। वहीं एक को गर्म अंगारों के बीच उसका चेहरा रखा गया था। उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, वो वंश था। आर्दुअर को वहां देखकर सब लोग रुक जाते हैं।
आर्द्वा पहले उस इंसान की तरफ जाता है। आर्द्वा आंखों से कपड़ा हटाने को बोलता है तो कपड़ा हटाते ही वो रामखू था। रामखू आर्द्वा को देखकर बहुत डर गया था क्योंकि उसने अभी तक अपना चेहरा साफ नहीं किया था और उसे पता था कि आर्द्वा यहाँ जो भी आता है उसका क्या हश्र करता था। आर्द्वा एक चाकू लेकर उसे घुमाते हुए रामखू की तरफ बढ़ रहा था। रामखू आर्द्वा डरते हुए बोला, अंडरस्को सर, मैं वो गलती होगी, मैं मुझे छोड़ दो प्लीज सर, आप मुझे पुलिस में दे दो सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा सर। तभी आर्द्वा रामखू के हाथ पर चाकू घुसा देता है जिससे रामखू की चीख निकल जाती है। आए ए आर्द्वा रामखू को गुस्से घूरते हुए अंडरस्कोर टीसीएच मुझे धोखा और धोखा देने वाले दोनों से नफरत है। अगर तू इस वंश की हेल्प ना करता तो ना ही मेरी माही इतना रोती और ना ही उसकी यह हालत होती। इतना कहकर वो गुस्से में वो चाकू घुमा देता है और फिर से रामखू दर्द से चीखता है। आर्द्वा वो चाकू वैसे ही छोड़ देता है और वहां से वंश की तरफ चला जाता है। वंश के गाल जलने की वजह से काले पड़ गए थे और खून भी आ रहा था। आर्द्वा वंश के सामने बैठते हुए, अंडरस्को तुम्हें मुझसे दुश्मनी थी तो मुझे अगर मार डालता तो भी मैं कुछ नहीं बोलता। फिर वो वंश के चेहरे के पास एक खंजर सरकाते हुए, अंडरस्को बट मेरी माही, नो शी इज इनोसेंट, तूने उसे इतना रुलाया, इतना परेशान किया, बदले के लिए पता है मुझे कहाँ दर्द होता है। आर्द्वा खंजर को सरकाते हुए उसके दिल वाली जगह पर लाकर वहां खंजर घुसाते हुए, अंडरस्को यहाँ मन कर रहा है तेरी अभी जान ले लूं बट नो, तू तड़पेगा। तुझे तेरी माँ का बदला लेना होता तो अपने बाप को मार डालता, पर तू किसी के लायक नहीं है, तुझे अपना हर एक पल अब तड़पेगा। वंश दर्द से तड़पते हुए, अंडरस्को मैंने जो किया सही किया था, पर तुम्हें पता कैसे चला मेरा पता। आर्द्वा हाँ में सर हिलाते हुए खंजर बाहर निकालकर बोला, अंडरस्को हम तो क्या अपने आप को मिस्टर इंडिया समझता था जो गायब हो जाता, तुझे जानना है। फिर वो अपना सर टेढ़ा करते हुए, अंडरस्को पर मुझे स्टोरी सुनना में कोई शौक नहीं है। इतना कहकर वो एक चाकू लेकर उसके हाथ की नस काट देता है और वहां से निकल जाता है। लक्ष्य अभी भी वही खड़ा था। वो बोला, अंडरस्को मुझे तुम पर बिल्कुल दया नहीं आ रही, नो शिल्पा की सिंपैथी नो एम्पैथी, बट मुझे मेरे भाई की तारीफ करना बहुत पसंद है, तुझे जानना है ना तो सुन। फ्यू टाइम अगो आर्द्वा रामखू की मूवमेंट देख रहा था, तभी उसे विला की सारी कास्ट की सारी सीसीटीवी फुटेज देखी। आर्द्वा बोला, अंडरस्को कल दोपहर को जो कार बाहर गई है वो वापस नहीं आए, उसके चेंज कर दूसरी कार आ गई है और वो कार रामखू ही लाया था और वो कार अभी तक पार्किंग में थी। विराज बोला, अंडरस्को ये कार दूसरी है, ये तो कैसे कह सकता है। आर्द्वा लैपटॉप की स्क्रीन पर कार नंबर जूम करते हुए बोला, अंडरस्को नंबर वही है पर यह कॉपी है, यानी उनकी कॉपी प्रिंट है। तभी लक्ष्य बोला, अंडरस्को तो फर्क क्लियर। आर्द्वा कुछ सोचते हुए कहा, अंडरस्को रोहित उस कार में जीपीएस है, उसकी लोकेशन ट्रेस करो। रोहित तुरंत लैपटॉप लेकर चेक करते हुए बोला, सर यह कार तो आपके फार्म हाउस की है। विराज झट से बोला, अंडरस्को व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है, और वहीं अपनी कार में बैठ गया था और उसकी कार चल पड़ी। उसे देखकर बाकी सब भी उसके पीछे चले गए। फ्लैश बैंक एंड लक्ष्य आगे बोला, अंडरस्को फिर यहां आकर तेरे आदमी यो को धोया। वंश अपनी आंखें बंद करके, अंडरस्को इतना बेस्ट प्लान कैसे पता चल गया इसे। लक्ष्य यहां से जाते हुए वहां खड़े आदमी को देखकर, अंडरस्को खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अपने बाप के जैसा ही है, मां को तो बच्चा नहीं सका और आ गया राठौड़स को बर्बाद करने। ये सुनकर वंश बहुत गुस्सा होता और वो जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। लक्ष्य वहां से बाहर निकल जाता है। चैप्टर 70 प्लीज माही डोंट डू इट अगेन एडी हेल्थ हॉस्पिटल। आर्द्वा यहां पहुंच गया था। आर्द्वा हॉस्पिटल आकर सीधा माही के वार्ड में ही चला जाता है जहां यश बैठा हुआ था। यश को देखकर आर्द्वा को गिल्टी फील हो रहा था कि माही की जिम्मेदारी ली थी, उसने उस पर भरोसा किया था, माही को एक खरोंच तक ना आने देने का वादा किया था और आज माही उसकी वजह से। इतना सोचकर वो माही की तरफ देखता है जिसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और होंठ थोड़ा सुजा हुआ था। यश आर्द्वा को देखकर खड़ा हो जाता है और आर्द्वा के पास जाकर खड़ा रहता है। वो उसे अजीब नजरों से देख रहा था। आर्द्वा यश को ऐसे देखते हुए उसे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। यश आर्द्वा के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अंडरस्को तुम्हारे चेहरे पर खून लगा है और अब तो सूख गया है, तुम्हें अपना चेहरा साफ करना चाहिए पहले। आर्द्वा अपने चेहरे पर हाथ रखता है और फिर हाँ में सर हिला देता है। माही देखेंगी तो डर जाएगी। यश उसे देखकर बोला, अंडरस्को आर्द्वा माही हमेशा कहती है जिंदगी सिंपल नहीं होनी चाहिए, उसमें एडवेंचर होने चाहिए और वो उसमें सुपर वुमन बनूंगी। इतना कहकर वो माही की तरफ देखता है। आर्द्वा यश की तरफ देखकर, अंडरस्को हम कुछ ज्यादा ही हो गया, सुपर वुमन किसी और के लिए होना हो पर मेरे लिए है। तभी यश का फोन रिंग होता है, वो फोन लेकर बाहर चला जाता है।
आर्द्व वॉशरूम की तरफ जा ही रहा था, माही थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट करने लगी। उसके होंठ हिल रहे थे। आर्द्व कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे सुनने लगा। माही धीरे धीरे से बड़बड़ाते रही थी, अंडस्को नहीं, ऐसा मत करो। आर्द्व, आर्द्व, कहाँ है आप? आर्द्व। आर्द्व माही का हाथ पकड़कर उसका सर सहलाते हुए, अंडस्को माही मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास। इतना कहकर वो माही के फोरहेड पर किस करने पर झुकने लगा कि तभी माही ने धीरे से अपनी आंखें खोल फिर बंद कर दी और फिर से अपनी आंखें खोली तो आर्द्व का ये डरावना चेहरा देखकर वो जोर से चिल्लाई, अंडस्को भूत, भूत। आर्द्व माही से तुरंत दूर होकर माही के गाल पर हाथ रखकर, अंडस्को क्या हुआ माही, मैं हूं, तुम चिल्लाई क्यों? माही तो अभी तक डरी हुई थी, उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सामने यमराज बैठा है। वो धीरे बैठ गई, फिर धीरे से बोली, अंडस्को मैं मर गई। इतनी जल्दी? आपने मुझे अपने पास बुला लिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी तो लाइफ अभी शुरू ही हुई थी। इतना कहकर वो रोने लगती और बोलती है, आर्द्व क्या होगा, वो तो दूसरी शादी भी नहीं करेगा। आर्द्व ये सब सुनकर हैरान था। वो सोच रहा था कि माही के दिमाग पर शायद गहरी चोट आई है, इसलिए वो ऐस बड़ी ही बहकी बहकी बातें कर रही है। वो माही के झंझोड़ते हुए बोला, अंडस्को माही मैं हूँ तुम्हारा आर्द्व, यह क्या बोले जा रही हो? तब से तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम मेरे साथ हो। माही को तो जैसे सदमा लगा था, वो बस रोए जा रही थी और बड़बड़ा रही थी। आर्द्व को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो माही को मार तो सकता नहीं था। फिर वो कुछ सोचकर माही का चेहरा पकड़कर उसके होठों अपने होठों से लोक कर लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि माही एकदम से शांत हो गई। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर दी। थोड़ी देर बाद आर्द्व माही से अलग हुआ तो माही एकदम शांत थी। आर्द्व माही के सर से अपना सर टिकाते हुए बोला, अंडस्को तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, मैं यही हूं तुम्हारे पास, और वैसे भी तुम मुझे छोड़कर जाना चाहोगी तभी, अब तो मैं जाने नहीं दूंगा। माही आर्द्व को बिना देखे हुए ही बोली, अंडस्को आर्द्व आप बहुत डरवाने लग रहे हैं, प्लीज अपना मुंह धो लीजिए, मैं आपको नहीं देख पा रही हूं। आर्द्व माही के नोज से अपनी नोज रब करते हुए बोला, अंडस्को तुमने ही लगाया है, और तुम्हारी हर चीज मेरे लिए स्पेशल है, तो इसे कैसे? तभी माही बीच में बोली, अंडस्को 1700 की सदी के राक्षस लग रहे हैं आप, मुझे सच में आज जीते जागते यमराज दिखा दिया था। माही ने अब तक आर्द्व को नहीं देखा था। आर्द्व यमराज की बात सुनकर उसे कुछ याद आता है। वो बोला, अंडस्को तुम कुछ कह रही थी, आर्द्व का क्या होगा? वो दूसरी शादी भी नहीं करेगा। माही अपना हाथ से आर्द्व को धक्का देने के लिए आगे बढ़ाती है कि तभी उसके हाथ में एक दर्द की लहर दौड़ गई। वो दर्द से कराहते हुए बोली, अंडस्को हाँ, हम, आर्द्व। आर्द्व माही को का हाथ पकड़कर, अंडस्को क्या हुआ माही, तुम दर्द हो रहा है, मैं अभी अमन को बुलाता है। वो माही से भी ज्यादा पैनिक हो रहा था। माही उसके गाल पर अपना राइट हैंड रखते हुए बोली, अंडस्को आर्द्व मैं ठीक हूँ। आर्द्व, आर्द्व हाँ में सर हिलाते हुए, अंडस्को हाँ दिख रहा है मुझे। माही आर्द्व की आंखों में देखते हुए, अंडस्को फील हो रहा है आपको? आर्द्व माही को देखते हुए, अंडस्को मेरी जान निकल गई थी, पर मेरी नहीं, माही तुरंत बोली। फिर वो आर्द्व के दिल वाली जगह पर हाथ रखते हुए, अंडस्को मेरी जान तो सेफ थी। इतना कहकर वो आर्द्व के सीने पर अपना सर रख देती है। आर्द्व माही के बालों पर किसकर उसके पीठ पर हाथ रख देता है। वो बोला, प्लीज माही डोंट डू इट अगेन, नो नेवर डू इट। इस बार माही कुछ नहीं बोलती, वो बस अपनी आंखें बंद किए हुए थी। तभी डोर खोलकर अमन अंदर आते हैं। माही आर्द्व से अलग हो जाती है। अमन माही के पास आकर उसे देखकर चेक करते हुए, अंडस्को माही अब कैसा लग रहा? आई मीन कोई बॉडी में एनीथिंग डिफरेंट? माही नामे सर हिला देती। फिर वो अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए, अंडस्को मुझे लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है। अमन माही को देखकर, अंडस्को या मैं वो पूछने वाला था, तुम कहीं गिरी थी? आई मीन किसी चीज से टकराई हो? तुम्हारे हाथ में उसे कोई क्रैक नहीं हुआ, बट इनर पेन होगा। माही अमन की बात सुनकर उसे वंश के धक्का देना याद आता है। वो बोलने वाली थी कि उसकी नजर आर्द्व पर पड़ती है। वो आर्द्व को देखकर बोली, अंडस्को आर्द्व प्लीज अब ये राक्षस से इंसान बन जाइए। आर्द्व हाँ सिर हिलाते हुए वहां से वॉशरूम की तरफ चला जाता है। डोर बंद होते ही माही अमन को देखकर, अंडस्को मुझे वंश ने धक्का दिया था, तब मैं दीवार से टकराई थी, आई थिंक उस वक्त लगी है। वहीं आर्द्व वॉशरूम के डोर से टिकट कर खड़ा था, उसके हाथों की मुट्ठी बना कर रखी थी। वो वहां से हटकर मिरर में देखते हुए अपना मुंह धोने लगा। वो खुद से बोला, अंडस्को ये तूने अच्छा नहीं किया वंश। इतना कहकर वो स्मर्क करता है और बाहर चला जाता है। आर्द्व माही के पास जाकर खड़ा रहता है तो माही आर्द्व को देखकर स्माइल करते हुए बेंड पर इशारा करती है। आर्द्व माही के पास बैठ जाता है। माही आर्द्व के गाल पर किस करते हुए बोली, अंडस्को अब मेरे आर्द्व बने आप, शैतान से इंसान। इतना कहकर वो स्माइल करते हुए उसे देख रही थी और वहीं आर्द्व के चेहरे पर अब एक अलग स्माइल थी। माही नजरें झुकाए हुए बोली, अंडस्को आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी।
अगर सुनी होती तो आज ऐसा नहीं होता। सब मेरी अगली है, मैं गुस्से में तुम्हारी बात बात नहीं सुनी। तुम्हें ना मुझे सच में बेड़ियों से बांध देना चाहिए था और फिर अपनी बात कह चाहिए थी। मेरी जैसी बेवकूफ को ऐसा ही करना चाहिए। वो अपने आप में ही बड़बड़ाते जा रही थी। आर्द्र माही को अपने सीने से लगाकर अंडरस्को मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, तुम्हें पता है, बट मैंने तो अपनी एक्सप्लेनेशन तो दी नहीं है तो तुम्हें। माही आर्द्र के सीने पर उंगली फेरते हुए अंडरस्को मुझे वंश ने बताया कि उस वक्त आपने मुझे बचाया था। फिर माही आर्द्र की तरफ देखकर अंडरस्को आर्द्र आप उस वक्त चले गए थे, आपको मुझ पर भरोसा नहीं था क्या। इतना कहते हुए उसकी आवाज भारी हो रही और आंखें भी नम हो रही थी। वो आगे बोली, अंडरस्को मैं आपकी मिस नेचर थी ना तो। आर्द्र माही के सर से अपना सर जोड़कर उसके गाल पर अपना अंगूठा चलाते हुए अंडरस्को यस यू ऑफ कोर्स माई मिस नेचर, बट कुछ वक्त हालात ऐसे आ जाते हैं जिसमें इंसान चाहकर भी भरोसा नहीं कर सकता है। माही आर्द्र की आंखों देखते हुए अंडरस्को आर्द्र मुझे जानना है प्लीज आर्द्र। आर्द्र माही के फोरहेड पर किस करते हुए अंडरस्को तुम झेल नहीं पाओगी माही। माही आर्द्र का हाथ पकड़कर अंडरस्को प्लीज आर्द्र आप है ना। आर्द्र गहरी सांस लेकर बोला, अंडरस्को हम ओके। स्टेज से उतरकर आरव का फोन आया था। मैं उसे बात कर तुम्हें ढूंढ रहा था पर तुम कहीं नहीं मिल रही थी, फिर वो कहीं खोसा गया। फ्लैशबैक, आर्द्र माही को ढूंढ ही रहा था कि एक बार भी फिर से आरव का फोन आया। ऑन कॉल, आर्द्र अंडरस्को या भाई क्या हुआ। तभी दूसरी तरफ से इस बार भारी आवाज आई। आरव बोला, अंडरस्को आर्द्र तारा वो मुझे धोखा दे रही थी। आर्द्र अंडरस्को व्हाट भाई आप क्या कह रहे हैं। आरव अंडरस्को उसे बस मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी और आज वो उस धूप के साथ थी। उसे मेरा भरोसा मेरा प्यार सब तोड़ दिया। सब किसी भी औरत पर भरोसा नहीं करना। आर्द्र तू सुन रहा है ना। आर्द्र बस अंडरस्को हाँ भाई इतना कहकर वो चुप हो जाता है, फिर वो कॉल कट कर देता है। वो ये सुनकर हैरान था क्योंकि तारा एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसने खुद देखा था तारा ने किन हालातों में आरव का साथ दिया है और अब तो आरव ने सबसे लड़ झगड़ कर तारा से एंगेजमेंट की थी। वो ये सब सोच रहा था कि उसके फोन पर मैसेज टोन बजती है। वो देखता है तो उसमें माही का मैसेज था। उसमें लिखा था, अंडरस्को मैं 3rd फ्लोर पर 720 नंबर के रूम में हूँ, तुम घर चले जाओ। तभी माही बोली, अंडरस्को पर आर्द्र मैंने तो ऐसा कुछ मैसेज किया ही नहीं था। फिर वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए, अंडरस्को वो वंश ने किया था। आर्द्र माही की तरफ देखकर, अंडरस्को हम और फिर मैं वहां पर आया था ये सोचकर कि मेरी मिस नेचर बाकी सब लड़कियों के जैसी नहीं है, पर हुआ कुछ और। फ्लैश बैंक अगेन कंटिन्यू। अंडरस्को आर्द्र गुस्से से अपनी मुट्ठी बना लेता है और वहां से चला जाता है। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वो सब खत्म कर देना चाहता था। वो होटल से बाहर निकलकर अपनी कार के पास जाकर कार पर पंच मार रहा था। इतने पंच बोनेट पर मारे थे कि उसके हाथ से खून निकल रहा था। आर्द्र घुटनों के बल बैठकर एक जोर से चिल्लाता है, अंडरस्को आ। फिर वो अपनी आंखें बंद कर देता है। उसके आंखों के सामने माही का चेहरा घूम रहा था। उसकी वो नम आंखें, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वहां से बहुत दूर जाना चाहता था पर उसका दिल यह इजाजत नहीं दे रहा था। फिर वो दिल की बात सुनकर होटल के अंदर चला जाता है। वहां जाकर उसे एक जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो तुरंत ऊपर गया तो वहां पर 5/6 बॉडी गार्ड्स खड़े थे, पर उन सबकी आर्द्र के सामने कहाँ चलने वाली थी। कुछ ही देर में वो लोगों को जमीन पर पटक दिया था और जब वो दरवाजा खोल अंदर गया तो माही फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके सर से खून बह रहा था। आर्द्र माही को देखकर तुरंत उसके पास जाकर उसके चेहरे को हाथ से हिलाते हुए, अंडरस्को माही यह क्या हुआ। माही अपनी आंखें खोलो है माही प्लीज। फिर वो आसपास नजर घुमाता है। उसे बालकनी में किसी का होने का एहसास होता। वो जो भी था आर्द्र उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो बालकनी की तरफ जा ही रहा था कि उस आदमी वहां से छलांग लगा दी। आर्द्र रेलिंग से पर हाथ रखकर नीचे देखता है पर वहां अंधेरा था। वो माही को लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है और हॉस्पिटल पहुंचकर वो अनु का पता लगाता है और वहीं ओटी के बाहर बैठ जाता है।